अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी की कंडीशन या एनवायरनमेंट को चेंज नहीं होने देता और बैलेंस रखता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है स्टे द सेम, जो कंडीशन को चेंज ना होने दे। ठीक है, एनवायरनमेंट को आप। अच्छा, जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट हम हर बार कंडीशन को रेफ़र कर रहा होगा। एनवायरनमेंट सही है। अब वो कंडीशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। एनवायरनमेंट की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में इनसाइड द बॉडी आती है, जितनी भी इनसाइड अपने बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल के अंदर जो काम हो रहा है लाइक ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं, ये सारा इंटरनल आ जाता है, इसको हम इंटरनल बोलेंगे। और बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे इंटरनली हम उनको काउंट करेंगे। और एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी है। आउटसाइड हमारी बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं लाइक हम वाटर है और हवा है, रोशनी है, ये सारी चीज़ें हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये एनवायरनमेंट हमेशा कंडीशन को रेफ़र करेगा। सो अगर हम होम्योस्टेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो होगी द मैकेनिज्म इन विच द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड बैलेंस विद द कंट्रास्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो होगी वो एक्सटर्नल कंडीशन के कंट्रास्ट में मेंटेन होगी, मतलब रेगुलेट होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स मींस पार्ट्स या फीचर्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो जो हमारी बुक में है गिवन थ्री एस्पेक्ट्स हैं। उनमें से पहला जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर या रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो अगर ऑस्मोसिस, अगर आपको याद हो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो एक वर्ड है जिसकी डेफिनेशन है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं उसको थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन होगी द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू टेक इन अ प्योर सॉल्वेंट बाय ऑस्मोसिस। तो जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि उनकी मूवमेंट रुक जाए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आप पहली डायग्राम में देखें तो जो प्योर वाटर है जो ब्लू कलर का है उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ना इस तरफ जो है जो ग्रीन कलर का है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ का सॉल्वेंट हो सकता है, शुगर या फिर सॉल्ट का। ठीक है, तो एक तरफ प्योर वाटर है और एक तरफ है सॉल्वेंट और बीच में है हमारी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये प्योर नहीं है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर हम दूसरी फिगर में देखें, अगर दूसरे डायग्राम में देखें तो इसमें देखें प्योर वाटर जो है वो कम हो चुका है और इस तरफ देखें तो ये जो सॉल्वेंट था हमारा ये ज़्यादा हो गया मिकदार में। और बीच में वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये डिफ्यूज़न हो रहा है इधर वाटर का। इधर से वाटर के, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं एक कंसनट्रेटेड हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ये ऐसे ही होता रहेगा तो ये तो सारा इसमें मिल जाएगा। तो इसको हम कुछ करना, ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे ये इधर वापस आ जाए अपनी असल हालत में। तो हम ऑस्मोटिक एक प्रेशर अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, एक हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो जितने भी इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए थे, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वापस उसके अंदर चले गए प्योर वाटर के अंदर। और ऐसे आप देखें यहाँ पे इसकी जो लेवल है वाटर का, प्योर वाटर का, वो बिल्कुल अपनी असल हालत में आ गया है। तो ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था इसके ऊपर ताकि अपनी वापस अब असल हालत में आ जाए और वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ ना आए, डिफ्यूज़ ना हो, तो उसको प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
तो दूसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो है रिमूवल ऑफ एक्सेस अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस वाटर भी हो सकता है या फिर ना मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। तो एक्सक्रीशन की जो मेन रोल परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन का जो रिमूवल का मेन रोल परफॉर्म करता है, वो हमारा एक बॉडी ऑर्गन होता है किडनी। ठीक है, उसके ज़रिए हमारी वाटर है वो फिल्टर होता है हमारी बॉडी से, और जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, वो रिमूव हो जाता है। तो ये एक्सक्रीशन को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे बहुत अच्छी तरह से। जो थर्ड एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का, वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू अ टॉलरेबल लिमिट। ठीक है, अब टॉलरेबल लिमिट मतलब कि काबिल बर्दाश्त हद तक इतना टेम्परेचर को रेगुलेट रखिए कि वो बर्दाश्त हो सके। जो बॉडी का हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका जो बैलेंस टेम्परेचर है वो है 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा बॉडी का बिल्कुल बैलेंस है, इसके अंदर हम बिल्कुल सही हालत में रहते हैं। तो या थर्मल रेगुलेशन में हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंट्रास्ट में। अभी तक हमने होम्योस्टेसिस पढ़ लिया और होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स देख लिए। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेट पॉइंट और सेकंड इज फिजिकल कंट्रोल। अच्छा, जो सेट पॉइंट होता है वो वेल रेगुलेटेड होता है और वेल कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और जो फिजिकल कंट्रोल होता है वो भी फिजिकल कंट्रोल भी कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है। इन दोनों को कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव करता है, रिसीवर भी कहते हैं हम उसको। और रिसेप्टर क्या रिसीव करता है? कोई भी चेंज, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, उसको रिसीव करता है। देन सेकेंड वन इज कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस होता है जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, आप ब्रेन कह लें इसको। एंड थर्ड वन इज इफेक्टर जो कि इफेक्ट करता है उस चेंज को बेसिकली। एज यू कैन सी हेयर हमारे पास स्ट्यूमुलस था। ठीक है, स्ट्यूमुलस ने स्ट्यूमुलस मीन्स चेंज है, चेंज को रिसेप्टर ने रिसीव किया, डिटेक्ट किया, और रिसेप्टर ने उसको भेज दिया कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या था? ब्रेन। ब्रेन ने उस चेंज को कंपेयर किया सेट पॉइंट के साथ जो कि वेल रेगुलेटेड और वेल कंट्रोल्ड एक पॉइंट होता है सेट बाय हमारे ब्रेन। ठीक है, फिर ना उन्होंने देखा कि भाई ये चेंज हो गया है, ये इस सेट पॉइंट के साथ नहीं है, सेट पॉइंट की तरह नहीं है, चेंज हो रही है बॉडी की कंडीशन। तो उन्होंने उसको भेज दिया इफेक्टर के पास। इफेक्टर अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या भेजा? इंस्ट्रक्शंस भेजी। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर के पास इंस्ट्रक्शंस भेजी कि ना अब इसको चेंज को डिटेक्ट किया है हमने चेंज, इसको आप उसकी वापस असल हालत में लें। तो इफेक्टर्स हमारे मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। जो रिसेप्टर थे वो स्किन सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट रिसेप्टर भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इफेक्टर इधर मसल्स और ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने इफेक्टर ने अब उस चेंज के ऊपर अपना वर्क किया। ठीक है, रिस्पॉन्स किया, तो उसके नतीजे में जो चेंज था वो करेक्ट हो गया। नीड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो बॉडी तो तबाह हो जाएगी। अब हमने होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म देखा, तो जो चेंज हो रहा था उसको डिटेक्ट और एनालाइज और रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल सिस्टम था जिसके अंदर रिसेप्टर थे जो रिसीव करते थे, और कंट्रोल सेंटर था जो कि ब्रेन था, और इफेक्टर थे जो कि इफेक्ट करते थे। तो इन तीनों से मिलकर हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं होम्योस्टेसिस में, जो कि चेक एंड बैलेंस करता है चीज़ों को, जैसे कि हम देखे आए हैं। फीडबैक सिस्टम के दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ये स्टिमुलाई के इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो चेंज होता है उसके इफेक्ट को कम कर देता है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, जो स्टिमुलाई है मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलाई का मतलब चेंज होता है, लेकिन अभी भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया स्टिमुलाई क्या है, तो हम कहेंगे कि ना इन्वायरमेंटल चेंज या फिर कोई भी चेंज। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो स्टिमुलस मिला बॉडी को जो कि टेम्परेचर के बढ़ने की सूरत में मिला, 37 सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। सेंसर्स ने जो कि नर्व सेल हैं उन्होंने जाके स्किन से देखा कि ना भाई टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट जो करता है हमारा ब्रेन, उसके पास रिजल्ट भेजा कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ब्रेन ने देखा
के ना भाई रिजल्ट बढ़ गया, तो कोई इफेक्टर को एक ना इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप स्वेट ग्लैंड ना खोल दो उसके थ्रू बॉडी का टेम्परेचर, ताकि स्वेटिंग होगी तो उसके थ्रू बॉडी का टेम्परेचर अपनी वापस असल हालत में आएगा। तो ब्रेन ने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया और इसके थ्रू हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। ठीक है, तो दिस इज वी कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसमें जो स्टिमुलाई का जो टेम्परेचर था उसके इफेक्ट को हमने कम करने के लिए स्वेट ग्लैंड से कहा कि आप स्वेटिंग करो ताकि हमारे पास हमारा टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा कम हो जाए। तो नेगेटिव फीडबैक की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। फीडबैक नेगेटिव फीडबैक एक हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है जो कि शिवरिंग होती है हमारी बॉडी में और हमारा टेम्परेचर वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है, कम हालत से अपनी असल हालत में आ जाता है। और इसी तरह जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस अपनी असल हालत में आ जाता है, कंट्रोल्ड हालत में। एक और एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो फिर एक ग्लैंड होता है जो कि पैनक्रियाज होता है, उसको ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि ना आप इंसुलिन प्रोड्यूस करो ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होकर बॉडी में नॉर्मल हालत में आ जाए। तो जो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उससे वो जो ग्लूकोज होती है जो बॉडी में भरी हुई होती है उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लिवर में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, हमारे ब्रेन ने एक पैनक्रियाज को जो कि ग्लैंड है उसने इफेक्टर के तौर पे उसने एज अ वर्क किया और ना उसने इंसुलिन प्रोड्यूस की और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो गया। तो इसी तरह इसकी दूसरा भी एस्पेक्ट्स हो सकती है कि ना जब ग्लूकोज लेवल ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो तब क्या होता है, तो तब ना उसको जो ग्लाइकोजन हमारी स्टोर हुई होती है इंसुलिन की मदद से, तो उसको तोड़ा जाता है और उसको ग्लूकोज बना लिया जाता है ताकि जो कम हो गई है ग्लूकोज बॉडी में वो ज़्यादा हो जाए, मतलब अपनी असल हालत में आ जाए, ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा हो जाए बॉडी में ग्लूकोज। सो दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, द फीडबैक सिस्टम दैट इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, जो चेंज के इफेक्ट को इन्हेंस करे, ठीक है, कम नहीं करे उसको ज़्यादा करे। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। सो जब आपके कोई ज़ख़म लग जाता है टिश्यू में, ठीक है, तो आपके टिश्यूज़ जो होते हैं, जो ज़ख़म जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे टिश्यूज़ जो होते हैं वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। उन केमिकल्स वो जो केमिकल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स को एक सिग्नल देते हैं कि भाई आप एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है, हमें चोट लग गई है, तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर वो और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होके और ज़्यादा सिग्नल देती हैं कि भाई और ज़्यादा हमें प्लेटलेट्स चाहिए। फिर इससे हमारा जो ज़ख़म होता है वो बाकायदा अच्छी तरह से कवर हो जाता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड क्विजेज, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोगों को डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और क्विजेज ज़रूर अटेम्प्ट करें। इट विल गोना बूस्ट योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। ओके।